हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही थी हमारी हिंदी पेडागोगी की सीरीज़, जिसमें मैं आपको PYQ करवा रही हूँ। ये सीरीज़ आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आप रीट की परीक्षा देंगे, चाहे आप HTET की परीक्षा देंगे, या आप CTET की भी परीक्षा देंगे, तो उन सभी में ये आपके लिए इक्वल जो है हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे, ठीक है। और इसकी जो है अलग से प्लेलिस्ट बन चुकी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक अभिकथन दिया हुआ है और उसके रिगार्डिंग आपको तर्क दिया हुआ है। तो अभिकथन क्या है? ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। तर्क दिया हुआ है कि जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं, तब ये सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करती है। तो देखिए, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें जो आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, यहाँ पर ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि अगर बच्चा फोनेटिक, इसको हम इंग्लिश में फोनेटिक्स कहेंगे, ठीक है, तो फोनेटिक्स की मदद से बच्चा बहुत जल्दी उस चीज़ को सीखता है, ठीक है। उस चीज़ को बहुत जल्दी सीखता है अगर उसको फोनेटिक की पूरी पूरी जानकारी है। तो इससे उससे लिखने की योग्यता मंद नहीं पड़ती है, बल्कि वो सुचारू हो जाती है। नेक्स्ट जो आपका तर्क दिया हुआ है कि जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं, बिल्कुल है। अगर आपको उस बच्चे को आपने फोनेटिक्स सिखा दिए हैं, वर्तनी की पूरी जानकारी दे दी है, तो वो अपने आप से भी बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स खुद से भी बनाना शुरू कर देता है। क्योंकि ये चीज़ मैंने अपनी खुद की बेटी में देखी है, ठीक है। तो वो अब 6 साल की है, उसको फोनेटिक की पूरी जानकारी है, चाहे वो हिंदी है चाहे वो इंग्लिश है। तो उसमें अगर हम उसको कुछ भी वर्ड बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि ए बोल दिया है, तो उसको पता है कि इससे जो वर्ड जो बनेंगे वो कौन कौन से बन सकते हैं। डिक्टेशन उसे दी जाती है और वो अपने आप ही उन वर्ड्स को बनाना स्टार्ट कर देती है। कारण क्या है कि उसको उसकी पूरी जानकारी है, साउंड्स की उसको बहुत अच्छे से जानकारी है। तो ये ध्वन्यात्मक वर्तनी वही है। तो मंद नहीं पड़ेगी उसमें, तो बच्चा बल्कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्राय आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है? काउंसलर के साथ विशेष वॉक थेरेपी सत्र आयोजित किया जाए और ड्रिल के माध्यम से अभ्यास किया जाए। जब जब उन्हें समस्याएं, उनकी गलती में सुधार किया जाए। बच्चे कक्षा में सस्वर वाचन करें। कक्षा में ऐसी खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंत्यक्रिया जो है अधिक हो। तो क्या लगता है आपको करेक्ट ऑप्शन? तो देखिए, डी ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन ये है कि जब हम बच्चे को भाषा सिखाते हैं, तो उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा जैसे ही वो बच्चा बोलता है तो उसमें कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो जाता है। तो कैसे उस चीज़ को दूर कर सकोगे? देखो, काउंसलर के पास ले जाना थोड़ा सा जो है आपके लिए पॉकेट अलाउड क्या पता ना करे। जब जब उन्हें समस्या आए, अब आप क्या कह सकते हैं कि जब जब उन्हें समस्या आए, जब जब का कोई ऑप्शन नहीं है भाई। आप उसके जो है घर, मतलब जब आप स्कूल से बाहर होते तब भी वो ऐसे काम कर सकता है। कक्षा में स्वर वाचन करें। देखिए, ये आपका एक्यूरेट जो है ऑप्शन है कि कक्षा में आप ऐसे खेल लो। प्राथमिक स्तर की हम बात कर रहे हैं, उसमें हमें ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए जिसमें उसके मौखिक अंतर्क्रियाएं बहुत ज़्यादा अधिक हो, जो आपके मौखिक वार्तालाप हैं वो ज़्यादा हों। तो डी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है, और कौन सा नई शब्दावली सीखने का प्रभावशाली तरीका है? ऑप्शन पढ़ते हैं। अध्यापिका स्थित विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करें। अध्यापिका शाम पट पर शब्द का अर्थ लिख दे और शिक्षार्थियों को उसे याद करने के लिए कहे। अध्यापिका शब्दों के विलोम शब्द बताए और बच्चों की भाषा में उन शब्दों के अर्थ बताए। अध्यापिका बच्चों को शब्दों की ठोस परिभाषा दे। देखिए, अब इसमें जो ए ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। कैसे है कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो एक टीचर है
वो शब्दावली से परिचित करवा रही है, तो आपको नई शब्दावली सिखानी है बच्चे को, उसकी वोकैब को इम्प्रूव करना है, तो सबसे प्रभावशाली तरीका कौन सा होगा? देखिए, लिखेंगे और उसको याद करेंगे, ये तो आप रट्टा मरवा रहे हो, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। विलोम शब्द, अब आप विलोम शब्द प्राथमिक स्तर पर कितने, मतलब 5th क्लास तक के बच्चे को आप इतना बर्डन दे रहे हो कि विलोम शब्द बता रहे हो? नहीं, आप जो है रेगुलर बेसिस पर, मतलब कि जो आपकी दिनचर्या के हैं, आप उनसे उसकी वोकैब को इम्प्रूव कर सकते हो। विलोम शब्द थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डाइसी हो जाता है, और फिर उसको ये भी कह रहे हो कि बच्चों की भाषा में उन शब्दों के अर्थ भी बताओ। इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है भाई टीचर्स का, वो इस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते हैं। अध्यापिका अब क्या करे कि बच्चों को शब्दों की ठोस परिभाषा बताए। अब इतने छोटे से बच्चों को आप ठोस परिभाषा कैसे दे सकते हो? ठोस शब्द देखते ही वैसे ही यहीं पर कट कर दो। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि अध्यापिका स्थित विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे। उसके सामने कोई भी जैसे आपके शब्द आ रहा है, तो उसका अर्थ समझाने की कोशिश करें जैसे उसके सामने कोई शब्द आता है। तो ए ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा सीखना किससे संबंधित है? उत्पाद है ये, कौशल है ये, अर्जन है ये, या प्रक्रिया है? देखो, भाषा सीखना कौशल से संबंधित है, ये आपका स्किल है। भाषा शिक्षण बच्चों में संप्रेषण कुशलता और मौलिकता को विकसित कर उन्हें विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग करने में सफल बनाने से बिल्कुल संबंधित है। प्राथमिक स्तर पर अगर भाषा के द्वारा प्राप्त आधारभूत कौशल दूसरे क्षेत्रों में संप्रत्यों को समझने में सहायक होते हैं, और भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है कि जो कौशल है, भाषा की जो समझ है और जो अभिव्यक्ति जो हम एक्सप्रेस करते हैं, उसमें क्या है, विकास करना है। तो बी ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आपको पठन के तरीके दिए हुए हैं और पाठक को उसमें क्या करना चाहिए। यहाँ देखिए आपको पठन के तरीके जैसे अनुमान है, निष्कर्ष निकालना है, संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकालना है, गहन पठन हो गया, पाठ्य वस्तु के संयोजन की पहचान हो गई। तो ये यहाँ पर आपको क्या दिए हुए हैं, यहाँ पर उस समय पाठक को क्या करना चाहिए, तो ये हमने मिलान करना है। डायरेक्ट मैं आपको जो है आंसर ही बता रही हूँ। देखो, इसमें आपका अनुमान है, ये पठन का एक तरीका है। पाठक को इसमें क्या करना चाहिए, पढ़ने वाले को क्या करना चाहिए, पाठक सामग्री किस बारे में है ये जानने के लिए शीर्षकों और चित्रों का प्रयोग इसमें करना चाहिए। खुद अनुमान ऐसे नहीं होता। ठीक है, निष्कर्ष निकालने में क्या आएगा कि लेखक कैसे लिखते हैं, और इसके आधार पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखक क्या महसूस करते हैं, उस बेस पर आप उस चीज़ का निष्कर्ष निकालें। संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकालना क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको शब्द नहीं पता, अपरिचित शब्दों को समझने के लिए पाठ्य सामग्री के कुछ हिस्सों से आप क्या कर सकते हो, मदद ले सकते हो, और जो आपका कॉन्टेक्स्ट है, जो आप जिस चीज़ से पढ़ना चाहते हो, उसके आप अर्थ को निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, गहन पठन में क्या हुआ कि पाठ्य पुस्तक में भाषा का किस तरह से प्रयोग किया गया है, रस पर ध्यान इसमें जो है केंद्रित होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक के संयोजन की पहचान किस तरह है कि शीर्ष कथन या प्रस्तावना पर ध्यान देते हुए यह देखना चाहिए कि सूचनाएं किस तरह से संरचित की गई हैं। हमने उनके संयोजन की पहचान करनी है, तो वो किस तरह से संरचित की गई है, जो उनकी इंफॉर्मेशन है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने आपको ये सब बता दिया है। हमें क्वेश्चन क्या था, ये था कि हमने मिलान करना था जो पठन के तरीके हैं और पाठक को उसमें क्या करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरणों में मेल खाती है। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ और मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि ये सही हो। तो ये क्या है, ये सब निरीक्षण है। परिभाषा व्यवहार है, ये आपका याद करना है या पुनरावृत्ति करना है, जिसको आप दोहराना भी कहते हो। तो ये आपका सब निरीक्षण है, ये खुद को ही ऑब्जर्व कर रही है। मैं भाषा पर ध्यान जो है केंद्रित रखती हूँ और मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि ये बिल्कुल सही हो। तो ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ये देखने से ही आपको पता लग रहा होगा। कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। ये है मेरी नाक है, ये मेरे कान है। ये कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को भी ये स्पर्श भी कर रहे हैं, और अध्यापिका किस विधि का प्रयोग करके उन्हें सिखा रही है। तो ये आपकी समग्र भौतिक प्रक्रिया है, या आपकी विभिन्न दर्शन ग्राही है, या ये श्रव्य भाषिक है, या संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण है। तो देखो, ये समग्र भौतिक प्रक्रिया है
जिसे इंग्लिश में कहते हैं टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। और मैं आपको बता दूं कि पिछला पेपर भी जब मैंने आपको करवाया था तो उसमें भी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स से एक क्वेश्चन ज़रूर बना है, तो इसको आप ज़रूर करेंगे, TPR जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं और वे अपने सवालों को दूसरे समूहों के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश भी करते हैं। तो ये किसका उदाहरण है? दोबारा से पढ़ते हैं। विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। ठीक है, शब्द ले लिया और 5 प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं और वे अपने सवालों को दूसरे समूह के साथ क्या करते हैं? अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश भी उसमें वो कर रहे हैं। तो ये किसका उदाहरण है? ये पठन आकलन का है, सहपाठी आकलन का है, स्व आकलन का है, यह पृष्ठ पोषण है जिसको आप फीडबैक कहते हो। तो बताइए क्या लगता है आपको करेक्ट ऑप्शन? तो देखो ये आपका क्या है, ये आपका सहपाठी आकलन है। वो कैसे है? ये समूह में काम कर रहे हैं, 5 प्रश्नों के उत्तर है और समूह में देने का काम कर रहे हैं और फिर वो अपने सवालों की अदला बदली भी कर रहे हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये सहपाठी आकलन का उदाहरण है। सहपाठी आकलन होता क्या है कि एक शिक्षार्थी या शिक्षार्थियों का एक समूह होता है, उसके द्वारा अन्य शिक्षार्थियों का हम आकलन करते हैं और ये अंतर व्यक्तिगत कौशल जो है आपका विकसित करता है और निष्पक्ष इसमें अभिवृद्धि होती है। श्रवण कौशलों में इसमें सुधार होता है क्योंकि आप आपस में जैसे है बातचीत करते हो, समूह की भावना भी आती है। नेतृत्व के गुणों के मन स्थापन तथा समय प्रबंधन को भी विकसित करने में शिक्षार्थी की क्या होती है? इसमें हेल्प भी हो जाती है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे ये काम बहुत ही पसंद है जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है। मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की भी आपने इसमें पहचान करनी है। ठीक है, कार्ड दिया है मैम ने और उस पर कोई शब्द लिखा है, उस पर वाक्य लिखा है और मैं उससे जो है अभिनय कर रही हूँ और सब उस वाक्य का, उस शब्द का जो कक्षा में विद्यार्थी बैठे हैं उसका अनुमान लगाते हैं। ठीक है, जब मैं कार्ड से वाक्य को याद करती हूँ तो मुझे भाषा का अच्छी तरह से याद रहती है। जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरीके से याद रहती है। जब मैं देखती हूँ मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है और जब मैं सुनती हूँ तब मुझे जो है भाषा अच्छे तरीके से याद रहती है। तो आप बताइए आपको क्या लग रहा है करेक्ट ऑप्शन? अपने मन में कहिए। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि यहाँ पर ये बिल्कुल सुटेबल है ये आपका जो ऑप्शन है कि जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ और मुझे भाषा अच्छी तरीके से याद रहती है। आप 4 ऑप्शन को पढ़ सकते हो, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल बेटर है। तो बी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव ऑन होते हैं। यहाँ एक आपको अभी कथन दिया हुआ है कि विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। इसी के लिए आपको तर्क दिया हुआ है कि भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन जो है नहीं कर पाते हैं। भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। देखिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ए तो बिल्कुल ही सही है कि विद्यालय में अगर जो प्रवेश कर रहा है बच्चा, तो जो उसकी आयु है तो वो उस चीज़ का प्रयोग, अपनी भाषा का प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से करता है और होता भी है। लेकिन भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, तो ये गलत है। आर गलत है, तर्क बहुत गलत दिया हुआ है इसमें। बल्कि वो कर सकते हैं क्योंकि उनको डाइवर्सिटी दिख रही है, उनको विविधता दिख रही है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और एक 2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरीके से बात करता है। इसका तात्पर्य यह है कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है और भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है। ये उपयोगितावादी कहलाता है, ये वाकगत कहलाता है, ये प्रकृतिवादी है या अर्थगत है। तो क्या लगता है आपको करेक्ट ऑप्शन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ये उपयोगितावादी है। क्या है ये? उपयोगितावादी है, क्योंकि उसको पता है कि जो लैंग्वेज उसने सीखी है मुझे किस बंदे से किस हद तक बात करनी है। तो
उसको भाषा का प्रयोग करना बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि वो अलग अलग शैली में बात कर रहा है, ठीक है। तो भाषा के इस गुण को आप उपयोगितावादी के जो है रूप में जानते हैं। और उपयोगितावादी क्या है, एक सिद्धांत है जो ऐसे कार्यों की वकालत करता है जो खुशी या आनंद को बढ़ावा दे, और उन कार्यों को अस्वीकार करते हैं जो नुकसान और नाखुशी का कारण बनते हैं। भाषा प्राय इसी प्रकार से ही कार्य करती है, जिसमें व्यक्ति उन भाषाओं का उपयोग करता है जिसका उपयोग करके उसे संतुष्टि मिलती है और सहजता महसूस होती है, जैसे हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं और ना ही अपने भाई बहनों से। इस बात को लेकर वह भ्रमित है, क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे जो हैं अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके जो है भाषा सीखते हैं। उसका यह मत किसे प्रतिध्वनित यानी कि मेल खाना होता है। तो ये रचनावाद है, ये बहुभाषावाद है, ये सहजवाद है, या ये व्यवहारवाद है। तो क्या लगता है आपको? तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, व्यवहारवाद है ये, क्योंकि ये व्यवहार पर आपका है, व्यवहार पर आपका ये डिपेंड करता है, ठीक है। जोसेफ डनर के अनुसार व्यवहारवाद एक ऐसे विचार का प्रतिनिधित्व करता है जिसका उद्देश्य सभी राजनीतिक घटनाओं को मानव के अवलोकित और अवलोकनात्मक जो है व्यवहार के आधार पर विवेचित करता है। और जेबी वॉटसन को आपने ये ज़रूर सुना होगा सीडीपी में। तो जेबी वॉटसन को जो है व्यवहारवाद के संस्थापक और जनक के रूप में भी मानते हैं हम, माना जाता है। और व्यवहारवाद इस विचार पर केंद्रित है कि जो सभी व्यवहार हैं वो पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से क्या करते हैं, सीख जाते हैं। जैसे हमारे सामने एनवायरनमेंट होता है, हम उससे बातचीत करते हैं और हम उस चीज़ को सीख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करते हैं, ठीक है। आप उस कौशल को क्या कहोगे जब वो औपचारिक पठन कर रहा है और उससे पहले ही वो विकसित कर रहे हैं, और बाद में जब एकेडमिक कौशल की बात होती है तो उसको एक बेस दे रहे हैं, उसकी बुनियाद बन रहे हैं। तो उद्गामी गुणधर्म है, या साक्षरता है, या समाधान है, या पाठ्यचर्या। तो ये उद्गामी साक्षरता है, क्योंकि वो एक बेस दे रहे हैं, बुनियाद बन रहे हैं। तो बी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। एक दादी नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियां पढ़कर सुनाना पसंद करती है। इस तरह से वे अब उन्हें पुस्तकों और नए विचारों से परिचित करवाती है, और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। तो इस तकनीक को आप किस रूप में जानते हैं? ये सहभाषिक पठन है, सहस्वर पठन है, मॉडल पठन है, या साझा पठन है? क्या लगता है आपको करेक्ट ऑप्शन? तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये आपका संभाषिक पठन है। बाकी ये देखो, ये भी आपके क्लास में होता है, ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन ये हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सहभाषिक पठन है। और इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव भी होते हैं, क्योंकि कहानियों की बात हो रही है, जिसका उपयोग प्रारंभिक साक्षरता को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है, और जहाँ एक वयस्क और एक बच्चा किताब के बारे में बातचीत में संलग्न होते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है। लाइक ज़रूर कर देंगे, ठीक है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, पठन सीखने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है, जिसमें बच्चों को ये सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है। इस उपागम को आप क्या कहोगे? समग्र भाषा उपागम है, संरचनात्मक उपागम है, शीर्ष अधोमुखी या टॉप से डाउन उपागम है, या अधोमुखी है? तो ये आपका डी ऑप्शन है, अधोमुखी, बॉटम से अप जा रहे हो। एक बार दोबारा क्वेश्चन को देखो कि आपको बताना है कि पढ़ने का कौन सा तरीका है जिसमें आप मूल तत्व जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू होते हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, यहाँ से आप वर्ण से शुरू हो रहे हो। वर्ण आपको पता होगा, जिसमें बच्चों को ये सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले आपको शब्दों से मिलाया जाता है। तो ये क्या है, आप बॉटम से अप जा रहे हो, आपको चीज़ों को पढ़ना है। पहले तो शुरुआत आप वर्णों से करोगे, फिर आप शब्दों से होगे, शब्दों से आप वाक्य बनाओगे, फिर उस चीज़ को पढ़ोगे। तो ये आप देख रहे हो, ये आप बॉटम से अप जा रहे हो। तो ये अधोमुखी है। ये क्या है, ये अधोमुखी इसको हम बोलते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है। तो कैसा लगा ये सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, मेरे एफर्ट आपको अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ आप सभी अब ज़रूर लाइक ज़रूर करके जाएं, जो भी देख रहे हैं।
शेयर आप मैक्सिमम करें, अपने जितने भी आपके एजुकेशनल जितने भी ग्रुप्स हैं आप उसमें ज़रूर शेयर करें। सब्सक्राइब का रेड बटन इसे ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।